बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स से कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी, इलेक्ट्रिक चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ। लेकिन अगर आप बुक में इस चैप्टर को देखें तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया गया है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में, मतलब लेक्चर नंबर 1 में, हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस करेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, साथ साथ नोट कर लेते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर आने वाले टॉपिक्स को समझने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इसीलिए आज का ये लेक्चर आप पूरी तवज्जो से सुने, समझें और चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैप्टर के नाम पे गौर करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो यहाँ पे दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। इलेक्ट्रो एक वर्ड और दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, सिंपल आप कह सकते हैं चार्ज। स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। तो यहाँ से पता चला कि इस चैप्टर के अंदर हम चार्जेस को स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन कौन से चार्जेस? जो रेस्ट पे होंगे, स्टेशनरी चार्जेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। दी इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज है क्या भला? अगर सिंपल आपसे डेफिनेशन पूछी जाए इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज की, तो डियर स्टूडेंट्स आप डेफिनेशन ये कर सकते हैं कि इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्टेन पार्टिकल, आइदर दे अट्रैक्ट और रिपेल टू ईच अदर इज टर्म्ड एज चार्ज। यानी कि चार्ज बेसिकली एक सर्टेन पार्टिकल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी का नाम है। जो प्रॉपर्टी क्या कर रही है जी? दो बॉडीज के बिटवीन अट्रैक्शन या रिपल्जन का बाइस बन रही है। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? चार्ज कहलाती है। ठीक, अब इसकी एक और डेफिनेशन है जो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप करेंगे, वो इससे ज़्यादा आसान है, वो भी आप लिख सकते हैं। तो वो डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको समझाते हैं कि ये डेफिनेशन चार्ज की है क्या। तो फिर डेफिनेशन साहब मेरे साथ साथ नोट करेंगे। डेफिनेशन है इसकी, अदर डेफिनेशन कि डेफिशिएंसी ऑफ, या फिर आप डायरेक्ट ही शॉर्टकट लिख लें कि डेफिशिएंसी आर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी, gives the concept of charge। डियर स्टूडेंट्स, क्या मतलब है इस डेफिनेशन का? यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी या बढ़ोतरी, इलेक्ट्रॉन का किसी बॉडी से कम हो जाना या बॉडी पे इजाफा हो जाए अगर इलेक्ट्रॉन का, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? चार्ज का कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगी। सपोज करें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो न्यूट्रल बॉडीज़ हैं, आप इनको एटम भी कह सकते हैं, एटम भी तो न्यूट्रल बॉडी है ना। तो सपोज करें जी, ये हमारे पास एक बॉडी है 1, ये बॉडी 1 है, न्यूट्रल बॉडी है, और ये हमारे पास बॉडी 2 है, ये भी न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का यहाँ पे मतलब क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर है। यानी कि अगर ये एक एटम है तो इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद जो है वो बराबर है। नेगेटिव भी 5, पॉजिटिव भी 5, तो इसका मतलब ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। चार्ज है लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। सही है। अब एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी को एक चार्ज देता है या उससे लेता है, तो इसका मतलब उस बॉडी पे चार्ज आ जाता है। तो हम लेट करते हैं कि जो 1 वाला बॉडी है, ये एक चार्ज जो है वो इस, या एक इलेक्ट्रॉन जो है
वो इस वाले बॉडी को दे देता है। ठीक है जी, इस तरह से ये सपोज करें 1 वाले बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस 2 वाले बॉडी को दे दिया। अब इस पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव की तादाद बराबर है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया है। तो सपोज करें अगर यहाँ पे -5 थे, पॉजिटिव भी 5 थे। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आसान से आसान एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, सपोज करें एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, ठीक, बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो अब ये 5 तो इन 5 से कैंसल, तो इसका मतलब ये नेगेटिव रह जाएगा। तो जब एक बॉडी ने किसी दूसरे बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या आ गया, अब चार्ज आ गया, क्योंकि ये तो इससे कैंसल, लेकिन ये रह जाएगा। तो इसका मतलब इस बॉडी पे चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन जिस बॉडी 1 ने दिया एक इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, सपोज करें ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पीछे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आयंस, तो ये पॉजिटिव आयन आ जाएगा। अब ये सपोज करें 4, ये इन 4 से क्या हो जाएंगे, कैंसल ये, लेकिन ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव, इसका मतलब पीछे पॉजिटिव की तादाद अभी भी बाकी है, बढ़ गई ना एक अंदाजे के मुताबिक। तो फिर इसका मतलब अच्छा ये वाला भी कैंसल, ठीक है ना, 4 से कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब पीछे अब देखें 2 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इस बॉडी पे जो चार्ज आया है वो क्या है, वो प्लस है, वो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो अब ये बॉडी भी चार्ज हो गया और ये बॉडी भी क्या है, इस बॉडी पे भी चार्ज आ गया। जिस बॉडी ने लिया एक इलेक्ट्रॉन उस पे नेगेटिव चार्ज, और जिस बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये है डिफरेंस चार्ज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन और ये एग्जांपल से चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते जी, टाइप्स ऑफ चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आया डियर स्टूडेंट्स, बताएं जरा। पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पे कब आया, जब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, यानी कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तब उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया है ना। तो फिर यही बात यहां पे लिख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ज 2 टाइप्स हैं बेसिकली, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कब आया, जब डेफिशिएंसी हुई, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन निकला फिर उस बॉडी पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। इस तरह नेगेटिव चार्ज कब आया, जब बॉडी पे चार्ज या इलेक्ट्रॉन आया, मौजूद हो, ठीक है ना, उसके ऊपर आए। तो फिर इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब बढ़ोतरी होगी, इजाफा होगा। तो फिर मैं कह सकता हूं एक्सेस ऑफ चार्ज, एक्सेस ऑफ चार्ज कह लें या इलेक्ट्रॉन कह लें, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। हमने तो आसान से आसान करके एक एग्जांपल दिया ना, ठीक है। तो जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज, और जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये बात मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ, क्लियर। अब आगे चलते हैं, चार्ज का डिस्टेंस एसआई यूनिट क्या होगा, ये भी आपसे बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, बल्कि आ चुका है ये एमसीक्यू, ठीक है। अगर आप प्रीवियस बोर्ड के पेपर चेक करेंगे, उठा के देखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको एमसीक्यू नजर आएगा। तो चार्ज का एसआई यूनिट, डियर स्टूडेंट्स, आप एक फार्मूला क्लास 10th में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, और वो था करंट का। तो I इज इक्वल टू Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, ऐसे ही था ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो डेल्टा Q और डेल्टा T भी लिख सकते हैं, Q और T भी लिख सकते हैं। तो यहां से हम चार्ज का यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें, चार्ज को यहां से कैलकुलेट करें, Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T। अब I क्या है, करंट। तो अब क्लास 9th में एक टेबल याद करके आए बैठे हैं, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। वहां पे इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या था, एम्पेयर, तो यह आ जाएगा एम्पेयर। टाइम का क्या था, सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर ये आपके पास चार्ज का एसआई यूनिट आ गया, एम्पेयर इनटू सेकंड, जो कि इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स किसके, कॉलम के। तो कॉलम भी आपके पास क्या है, एसआई यूनिट है। इस बात को डियर स्टूडेंट्स आप याद रख लें, ठीक हो गया जी यहां तक।
चलें जी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपसे डायमेंशन पूछी जा सकती है चार्ज की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू बन सकता है। तो डायमेंशन क्या होगी, यहीं से डायमेंशन बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में। स्क्वायर ब्रैकेट एम्पेयर करंट, तो इसकी डायमेंशन ए ही रहेगी, याद रख लें इसकी डायमेंशन ए ही रहेगी करंट की। आगे सेकंड है तो इसकी एसआई क्वांटिटी क्या होती है, टाइम, तो टाइम का यूनिट है ना सेकंड, तो फिर क्या आ जाएगा, कैपिटल टी आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गई, डायमेंशन आ गई। क्लियर जी। अब डियर स्टूडेंट्स इसका एसआई यूनिट तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं सीजीएस यूनिट क्या है। तो चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होगा, याद रख लें सीजीएस जो यूनिट होगा चार्ज का वो है डियर स्टूडेंट्स ESU। क्या मतलब, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, ESU, या फिर आप इसको कह सकते हैं, बल्कि इसको ऐसे लिखते हैं R, या इसका दूसरा नाम है स्टैट कॉलम। स्टैट कॉलम ये भी डियर स्टूडेंट्स सीजीएस यूनिट है। ऐसा यूनिट ये है आपके पास, या फिर ये बता सकते हैं, और सीजीएस यूनिट क्या है, ESU या फिर स्टैट कॉलम। अब यहां से डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यू क्या बनेगा कि आपने याद करनी है ये एमसीक्यू के लिए एक छोटी सी कंडीशन और वैल्यू। वो क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 कॉलम, देखें ना यहाँ कॉलम यूनिट है ना, तो उसको C से डिनोट करते हैं कॉलम को, ठीक है। तो 1 कॉलम कितने ESU के बराबर होगा, ये पता होना चाहिए। यानी कि एक कॉलम की जो वैल्यू है वो ESU के बराबर हो सकती है, तो किस वैल्यू के बराबर होगी, यानी कि एक कॉलम कितने ESU के बराबर हो सकता है। तो फिर वैल्यू याद रख लें डियर स्टूडेंट्स, 3 × 10 रेज़ टू पावर 9 ESU या फिर स्टैट कॉलम। तो एक कॉलम बराबर होता है 3 × 10 रेज़ टू पावर 9 ESU के बराबर होता है। ये प्रूव भी हो जाता है, लेकिन आप फिलहाल एमसीक्यू के लिए ये वैल्यू याद रख लें। तो एक कॉलम में इतने ESU होंगे, तो एक कॉलम बराबर होगा 3 × 10 रेज़ टू पावर 9 ESU के, ठीक है। रिलेशन आ गया ना बेसिकली एसआई और सीजीएस यूनिट में। अच्छा, एक इसका और यूनिट भी होता है चार्ज का, अदर यूनिट, अदर यूनिट, और वो होता है जी फैराडे, ठीक है। तो अब भाई याद रख लें 1 फैराडे जो होगा 1 फैराडे ये होगा डियर स्टूडेंट्स 1 फैराडे बराबर होगा 96,500 कूलम के बराबर। ये भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 1 फैराडे बराबर होगा 96 × 500 कूलम के बराबर। ये वैल्यू भी याद रखनी है, दोनों आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन है, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आने वाली है, ये सारी बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है, समझना है। सबसे पहली बात, चार्ज क्या है, स्केलर या वेक्टर? तो ये आप क्लास 9th में भी पढ़ के आ रहे हैं और यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो सकता है। तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद फार्मूला है ना, I = Q/T, ठीक है। तो फिर पहली प्रॉपर्टी आप ये याद रखेंगे कि चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे, ये स्केलर क्वांटिटी तो है चार्ज, लेकिन ये बेस नहीं है, बल्कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में आपने पढ़ा था, ऐसी है ना। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बेस क्वांटिटी में था, इलेक्ट्रिक चार्ज 4 के यूनिट कॉलम, 9th क्लास का टेबल आपको याद होगा ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ वाला। तो लास्ट में जो 7 नंबर पे आपके पास क्वांटिटी थी वो क्या थी, चार्ज, तो उसका यूनिट था कॉलम, याद किया था ना। तो इसका मतलब ये ड्राइव्ड क्वांटिटी में आता है। अच्छा, बेस क्वांटिटी वो होती हैं जिनको आप आसानी से मेजर कर सकते हैं, उनको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। लेकिन जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं उनको भी आप मेजर कर सकते हैं, वो भी कैलकुलेट की जा सकती हैं, लेकिन वो बेस क्वांटिटी के कंपैरेटिवली थोड़ी मुश्किल तरीके से कैलकुलेट होगी, यानी कि वहाँ पे टाइम लगता है। डायरेक्ट आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कि 1 मिनट के अंदर कैलकुलेशन दे के बाहर हो जाए,
नहीं, बेस क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करना आसान है, उनके कंपैरेटिवली डिराइव्ड को कैलकुलेट करना मुश्किल है, वो भी जाती हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैंने डिफरेंस बताया है। तो बहरहाल जी चार्ज क्या है, स्केलर। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या है कि देखें मैंने चार्ज की डेफिनेशन में क्या कहा था, जो पहली फर्स्ट डेफिनेशन बताई थी यहाँ पे, कि ये अट्रैक्शन या रिपल्जन की बाइस बनती है, ये प्रॉपर्टी बात की थी ना। तो फिर यहाँ से याद रख लें, पॉजिटिव चार्ज भी डिस्कस किया, नेगेटिव चार्ज भी डिस्कस किया। तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फिर ये भी एक प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सेकंड नंबर पे पहले प्रॉपर्टी लिखें, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है तो फिलहाल आप यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख देते हैं, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल, और अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे जी, अट्रैक्ट। सही है ना। ये भी एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपने लिख लेनी है। अब फिर याद रखें थर्ड नंबर पे जो प्रॉपर्टी है कि ये जो अट्रैक्शन और रिपल्जन चलती है चार्जेस के बिटवीन, कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो याद रख ले ये अट्रैक्शन और रिपल्जन जो होती है ना, ये चार्जेस की वजह से नहीं होती, बल्कि ये चार्जेस के अराउंड जो एक खास रीजन तक फील्ड होता है, उनका इफेक्ट होता है, उस फील्ड की वजह से अट्रैक्शन या रिपल्जन होती है। तो ये प्रॉपर्टी याद रख लें, अट्रैक्शन और रिपल्जन ड्यू टू फील्ड। जो डिस्टेंस चार्ज के अराउंड फील्ड होगा ना, सपोज करें ये चार्ज है, इसके अराउंड एक खास हद तक इसका क्या होगा, असर होगा, इफेक्ट होगा। वही इफेक्ट क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फील्ड। तो जहां चार्ज होगा वहां उसके अराउंड फील्ड एग्जिस्ट करेगा। ये बात जहन में बिठाते जाएं, तभी आपको अगला जो टॉपिक होगा कूलम्ब लॉ वो समझ आएगा। तो जहां चार्ज, उसके अराउंड एक खास हद तक क्या होगा, उसका फील्ड, उसका इफेक्ट। तो फिर जो बेसिकली अट्रैक्शन और रिपल्जन है वो चार्जेस की वजह से नहीं है, बल्कि चार्जेस के अराउंड जो फील्ड होता है उस फील्ड की वजह से अट्रैक्शन या रिपल्जन होती है। क्लियर। उसके बाद चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी कि चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है, देखा नहीं है हमने अभी, ठीक है। तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे इजीली ट्रांसफर हो सकता है। अगली प्रॉपर्टी, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मैस। चार्ज जुड़ा हुआ है, ऐसा समझेंगे चार्ज ने मैस के साथ शादी कर रखी है, अब उससे अलग नहीं हो सकता। ये हर वक्त जो चार्ज है वो मैस के साथ चिपका रहेगा और उसे बार बार कहेगा मैस को कि तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगता, मैंने नहीं छोड़ना आपको। मैस की मोहब्बत उससे कम है, वो इसके बिना रह सकता है, लेकिन चार्ज बिना मैस के नहीं रह सकता। यही बात मैंने लिखी हुई है, देखें पहले लिखा है कि चार्ज इज एसोसिएटेड विद मैस। चार्ज जो है वो हर वक्त मैस के साथ लिंक्ड में रहेगा, जुड़ा रहेगा। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैस। मैस के बगैर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसके बिना नहीं रह सकता। बट लेकिन मैस कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मैस बिना चार्ज के हो सकता है, रह सकता है। मैस को चार्ज की जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी हो सकता है, लेकिन चार्ज बिना मैस के नहीं रह सकता, वो हर वक्त उसके साथ जुड़ा रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उसके बाद चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड कंजर्व्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइज का क्या मतलब है और कंजर्व्ड का क्या मतलब है, इन दोनों मीनिंग्स को आपने समझना है, याद भी रखनी है ये प्रॉपर्टी, और इसकी समझ भी होनी चाहिए। तो पहले आपको बताता हूं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है। क्वांटाइज्ड, तो क्वांटाइज का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि चार्ज ना एक बॉडी पे स्टेप्स की फॉर्म में होता है। आप ये याद रख लें, पहले छोटा सा मीनिंग कि चार्ज स्टेप्स की फॉर्म में होगा। क्या मतलब, सपोज करें ये ग्राफ के अंदर देखें ना आप, ये स्टेप्स हैं, यानी कि एक चीज़ यहाँ पे है 0 पे, फिर एक स्टेप यहाँ तक बढ़ गया, फिर दूसरा स्टेप यहाँ तक बढ़ गया, फिर तीसरा स्टेप यहाँ तक बढ़ गया, फिर चौथा स्टेप इस तरह से यहाँ तक बढ़ जाएगा। तो ये स्टेप आप चढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब आप ऊपर पहुँचते जा रहे हैं। तो चार्ज भी इन्हीं स्टेप्स की फॉर्म में ना बढ़ता है।
या बॉडी पे मौजूद होता है, ये भी कह सकते हैं। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये थोड़ी मीनिंग बताएंगे, लेकिन यहाँ तो मैंने शो किया है कि इन स्टेप्स की फॉर्म में चार्ज मौजूद होता है एक बॉडी पे। अब वो यहाँ से समझते हैं। सपोज करें ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी ही है। अब यहाँ से आप लेट करें कि एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जैसे यहाँ पे बात की थी कि एक इलेक्ट्रॉन बॉडी ने दिया, ठीक है। तो सपोज करें जी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पीछे क्या आ जाएगा बॉडी पे? चार्ज। और वो चार्ज कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकला है ना, समझें गौर से, एक इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो पीछे आएगा +1e, ये चार्ज आ गया बॉडी पे। अब सपोज करें एक और इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब एक और निकलेगा तो पहले से तो एक निकल चुका है ना, तो फिर इसका मतलब ओवरऑल इस बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए ना। तो अब जो बॉडी पे चार्ज होगा वो कितना होगा? +1 पहले निकला है, +1 और निकला, ओवरऑल 2 निकल गए इस टाइम तक। तो फिर इसका मतलब पीछे चार्ज क्या आ जाएगा? +2e आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकला, पीछे चार्ज आया +1e। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, पीछे चार्ज आएगा +2e, बॉडी पे मौजूद। तो ये देखिए ये स्टेप्स की फॉर्म है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से +2e यानी कि इलेक्ट्रॉन निकले 2 और पीछे चार्ज आ जाए 0.2 या 0.5, 0.7, ऐसा नहीं हो सकता। जितना यहां से निकलेगा उन्हीं स्टेप्स की फॉर्म में पीछे चार्ज आता जाएगा, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन निकला, पीछे चार्ज आएगा +1e। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, अब इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे चार्ज आ जाए 1.5, ना 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 ना, पीछे भी फिर क्या आएगा? +2e चार्ज आएगा। ये है स्टेप्स की फॉर्म का मतलब। फिर अगला एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पीछे चार्ज क्या आ जाएगा? +3e। फिर और निकलेगा +4e। फिर एक और निकलेगा 5e निकल जाएंगे, तो इसका मतलब पीछे चार्ज आएगा +5e। तो ये स्टेप्स की फॉर्म में होता है, इसका मतलब होता है क्वांटाइज्ड। अब जरूरी नहीं है कि निकले, उसके ऊपर क्या हो सकता है? डेफिशिएंसी या एक्सेस, यानी कि उसके ऊपर आ भी सकता है, इजाफा भी हो सकता है उस बॉडी पे। तो सपोज करें यहां पे हमने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया। अब जब एक इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? -1e। फिर जब एक और इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर इसके ऊपर क्या आ जाएगा? -2e। तो यहां पे भी देखें स्टेप्स की फॉर्म में। बस कहने का मतलब ये था कि क्वांटाइज्ड में हमेशा स्टेप्स की फॉर्म में चार्ज मौजूद रहेगा। ये नहीं हो सकता कि 2 इलेक्ट्रॉन निकले और पीछे चार्ज आ जाए 0.2, 0.5, ये नहीं हो सकता। ये है क्वांटाइज्ड का मतलब, सही है। और इसके लिए जो जनरल इक्वेशन यूज की जाती है मैथमेटिकल, वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन होती है क्वांटाइज्ड की, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। अब NE का क्या मतलब है? यानी कि एक बॉडी पे जो चार्ज की मिनिमम वैल्यू होती है वो E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, बल्कि पहले ही कर देते हैं कि प्रोटॉन पे कह लें या इलेक्ट्रॉन पे कह लें, तो जो चार्ज की वैल्यू होती है मिनिमम, उसकी वैल्यू होती है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, 1E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम, सही है। अब ये है मिनिमम वैल्यू। तो इस NE का मतलब है कि एक बॉडी पे जो चार्ज की मिनिमम वैल्यू है उसका इंटीग्रल मल्टीपल। N यहाँ पे क्या है? इंटीग्रल नंबर ऑफ मल्टीपल। यानी कि एक बॉडी पे एक चार्ज थोड़ी होगा, तो एक बॉडी पे जो चार्ज की मिनिमम वैल्यू होगी उस बॉडी पे उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो उन सारों को आपने उस मिनिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? उस बॉडी पे चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। देखें ना, एक बॉडी पे बहुत सारे चार्ज है, आपको यह पता है कि एक बॉडी पे चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो ये होती है, तो उस मिनिमम वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल लें, यानी कि उस बॉडी पे जितने पार्टिकल उन सारों को इस मिनिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास उस बॉडी पे मौजूद चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। ये है क्वांटाइज्ड की इक्वेशन और उसका मतलब। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि मैं बड़ी डिटेल से समझा रहा हूं। ठीक है जी। अब डियर आगे चलते हैं। कंजर्व्ड, विच चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का क्या मतलब है? कंजर्व्ड का मतलब ये है कि चार्ज जो अपनी प्रॉपर्टी रखता है ना, वो उस
वो प्रॉपर्टी उससे कोई नहीं छीन सकता, ना वो किसी को देगा खुद से और ना ही उससे कोई वो प्रॉपर्टी छीन सकता है, बल्कि वो कांस्टेंट रहेगी। वो जो उसके पास प्रॉपर्टी है वो उसके पास ही रहेगी, वो उससे कोई नहीं ले सकता। ये है कंजर्व्ड का मतलब। अच्छा, इसकी एक छोटी सी और मिसाल देता हूँ, क्योंकि जब आप अगले चैप्टर्स में जाएंगे वहाँ पे छोटी सी कन्फ्यूजन आपको हो सकती है कि सर आप तो कह रहे थे कि चार्ज की प्रॉपर्टी उससे कुछ छीन नहीं सकता, पहले यहाँ पे ये हो रहा है। हो सकता है आप वहाँ पे क्वेश्चन करें और हो सकता है आपको समझ में ना भी आए, आप चुप करके पढ़ते जाए। तो मैं फिर भी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि देखें हम ना चैप्टर 19 के अंदर, वैसे हम यहाँ पे देते नहीं हैं, लेकिन आप क्योंकि माशाल्लाह देखने वाले सारे बच्चे तेज़ बच्चे हैं, होशियार हैं, आपको इंशाल्लाह सारी बातें समझ भी आ रही हैं, तो ये भी आप समझ जाएंगे। सपोज करते हैं जी हमारे पास ना चैप्टर 19 के अंदर एक टॉपिक है पेयर प्रोडक्शन का। एनीटेस्ट के क्लास के अंदर तो हम यहाँ पे बता देते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मज़ीद, ताकि टाइम लगे लेकिन चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आ जाएँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि वहाँ पे कंसेप्ट है जी एक हैवी न्यूक्लियस और उसके फील्ड यानी कि विसिनिटी, इसके अराउंड जो जगह होगी जहाँ पे इसका फील्ड एग्जिस्ट करेगा उसको विसिनिटी बोलते हैं। वहाँ से जब एक फोटॉन पास करता हुआ जाएगा तो फिर वो ब्रेक हो जाएगा पॉजिट्रॉन। डेस्टर्स में यहाँ पे बात कर रहा था कि जब फोटॉन इस न्यूक्लियस के फील्ड में से गुजरेगा तो वो ब्रेक हो जाएगा पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो अब स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि सर आपने तो कहा था कि चार्ज की जो प्रॉपर्टी उसके पास मौजूद होती है वो उससे कोई नहीं छीन सकता, ऐसे ही है ना। तो फिर यहां पे देखें पॉजिटिव भी आ गया चार्ज, नेगेटिव भी आ गया, यानी कि एक तरह से क्रिएट हो गया। नहीं रेजोनेंस क्रिएट नहीं हुआ, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, पहले फोटॉन के पास चार्ज की वैल्यू क्या है 0, फोटॉन पे चार्ज क्या होता है 0। तो जब आपने यहाँ पे तो देखा आपको सही लगा कि हाँ इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया, सर तो कह रहे थे कि उससे उसकी प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं सकता, उस पे चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता बॉडी पे। तो ये चार्ज आ नहीं गया, देखें ये प्लस ये माइनस, ये तो क्रिएट हो गया है। नहीं डिफरेंस नहीं हुआ, आप अलग अलग देख रहे हैं। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, चार्ज फिर क्या रहेगा 0। तो देखें पहले उसके पास क्या प्रॉपर्टी थी, चार्ज क्या था 0, अभी भी तो क्या है 0। तो ये प्रॉपर्टी उससे कोई नहीं छीन सकता, ये कंजर्व्ड रहेगी। तो इसीलिए हमने कहा था कि चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो बहरहाल समझ आ गई होगी आपको। तो यहां तक ये क्वांटाइज्ड और कंजर्व्ड का मीनिंग था। अब अगली प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट। क्या मतलब, कौन समझे? डेस्टर्स याद रखिएगा, इनवेरिएंट का मतलब ये है कि जो चार्ज है ना ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि आप इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कर दें या इसको आराम आराम से झूमते हुए मूव कराएं या इसको लेके चलें, तो इससे इसकी प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो जानी, क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड ही नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना है। ठीक है जी। उसके बाद से यहाँ पे तकरीबन कुछ एक दो और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है, तो आप इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को याद रखें, क्योंकि ये अगर आपको समझ होंगी, याद होंगी, तो इंशाल्लाह अगला टॉपिक जो है वो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो अब हम एक छोटा सा MCQ डिस्कस कर लेते हैं। वो पहले आपसे यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी है, लेकिन ये आपसे पूछी जा सकती है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, अगर प्रोटॉन है तो फिर प्लस लगा देंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगला बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, ये बोर्ड के पेपर में आ चुका है कि एक कॉलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। एक कॉलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी। तो फिर यही इसी फार्मूले से 1 कॉलम अपनी जगह पे, इस वैल्यू को इसके नीचे आके डिवाइड कर दें, यानी कि यहाँ पे तो 1 है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, देख लेते हैं। तो 1 डिवाइड बाई ये वैल्यू, तो 1.6 × 10⁻⁻⁻19। तो इसको अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये मेरा ख्याल है आपके पास आंसर आता है डियर स्टूडेंट्स 6.25 × 10⁻18। याद रहे प्लस का आएगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो एक कॉलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक, अब इसी से नेक्स्ट एक और MCQ कि भाई 2 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फिर वही फार्मूला, 2 वैसे 1 कूलम में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दें।
कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मेथड है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, एक और प्रॉपर्टी, चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो फिर याद रखिएगा जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फील्ड इलेक्ट्रिक बोल रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, वो जीरो नहीं होगा। याद रख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर एरो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जब चार्ज रेस्ट पे हो तो वेलोसिटी उसकी जीरो होती है, लेकिन फील्ड जीरो नहीं होता, क्योंकि जहां चार्ज है उसके अराउंड उसका फील्ड तो होगा ही होगा। ये हो ही नहीं सकता कि चार्ज मौजूद और फील्ड ना हो। हाँ, टेस्ट चार्ज की जब हम बात करते हैं, पॉइंट चार्ज की बात करेंगे आगे चल के, तो उनका भी फील्ड होता है, थोड़ा बहुत होगा ज़रूर। ये नहीं हो सकता कि 100% उसका फील्ड ज़ीरो हो जाए। जहाँ चार्ज वहाँ फील्ड होगा ही होगा, लेकिन टेस्ट चार्ज का पॉइंट चार्ज के कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, हम कह देते हैं नियरली इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन पॉइंट चार्ज ऐसा चार्ज जिसका फील्ड बहुत कम हो सही, ठीक है, ताकि उसकी मैग्नीट्यूड या फोर्स की क्वांटिटेटिव नेचर को आसानी से मेजर किया जा सके। ये बात हम अगले कूलम्स लॉ के टॉपिक में आपको बताएंगे, और पॉइंट चार्ज क्या होता है प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे जिक्र आया है फील्ड का, तो मैंने आपको छोटा सा वर्डिंग के अंदर कंपैरिजन बता दिया। अब चलते हैं जी लास्ट में, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। 3 मेथड्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आसान है, इनको आपने याद रखना है। नंबर 1, मैट्रिक में आपने पढ़ा था एक मेथड, बल्कि 2, लेकिन यहाँ पे 3 मेथड्स हैं, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मेथड है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के ज़रिए बॉडी पे आप चार्ज लेके आ सकते हैं। तो जब आप 2 बॉडीज़ को ऐसे रब करेंगे तो इसका मतलब बॉडी पे चार्ज आ जाएगा। किया था ना ये क्लास 10th के अंदर। तो फिर याद रखने वाली जो बात इंपॉर्टेंट वो ये है कि जब भी आप किसी बॉडी को ग्लास रॉड के साथ रब करवाएंगे, ग्लास रॉड के साथ, अच्छा मैं ग्लास रॉड के अलावा एक और 2 नाम भी हैं यहाँ पे यूज़ किया कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एमसीक्यू यहाँ से बनता है कि वो आपसे पूछता है कि जब ग्लास रॉड को आप किसी बॉडी से रब करते हैं तो फिर उस बॉडी पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो फिर डियर स्टूडेंट्स ये निशानी याद रख लें फिलहाल यहाँ पे कि जब भी आप ग्लास रॉड को किसी बॉडी से रब करवाएंगे तो चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो उस बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। और इसी तरह जब आप सिल्क क्लॉथ के साथ, ठीक है, मुलायम सिल्क, गर्ल्स खासकर जानती हैं कि कौन सा कपड़ा होता है, रेशम वाला, तो उस क्लॉथ से जब आप किसी बॉडी को रब करवाते हैं तो फिर आपके पास बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। ये 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये 2 नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं। वैसे तो इसके अलावा भी 1-2 और हैं, बस आप इतना याद रख लें। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था, सफ़ेयर वाली डायग्राम आपको याद होगी, ठीक। तो अब इसको ज़रा समझते हैं। सपोज करें जी आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है, ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी, ठीक, और ये क्या है आपके पास, चार्ज्ड बॉडी। चार्ज बॉडी कह लें, ठीक है ना, ये चार्ज बॉडी है और ये क्या है, न्यूट्रल। देखें ना इस पे नेगेटिव और पॉजिटिव की तादाद बराबर है, और ये क्या है, सारा इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब ये चार्ज बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है। तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके आएंगे, कांटेक्ट में नहीं लेके आना, मिलाना नहीं है, बल्कि थोड़ा सा इनके पीछे गैप हो इनके बिटवीन, सही है। तो इसको इसके करीब लेके आना है। जैसे करीब लेके आएंगे तो पहले ये इस न्यूट्रल बॉडी पे जो चार्ज थे ये डियर स्टूडेंट्स यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे। हो सकता है ये पॉजिटिव इधर पड़ा हो, ये नेगेटिव इधर पड़ा हो, लेकिन थे नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी है ना। लेकिन तरतीब से ये नहीं था कि पॉजिटिव इस साइड पे डिस्ट्रीब्यूट और नेगेटिव इस साइड पे डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन जब आप इस चार्ज बॉडी को इसके करीब लेके जाते हैं ना, तब ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाता है कि पॉजिटिव अलग, यानी कि इस सफ़ेयर की दूसरी साइड पे, अपोजिट साइड पे जो इसके बिल्कुल अपोजिट होती है साइड, उस पर चले जाते हैं, और नेगेटिव उसके बिल्कुल सामने आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये वाली सिचुएशन बन जाती है। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप चार्ज बॉडी को इसके करीब ना भी लेके जाए ना, तो जो रेगुलर शेप का बॉडी होगा, जैसे ये सफ़ेयर है, तो सफेरिकल बॉडी पे चार्ज खुद ब खुद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग, ये भी याद रखना है। लेकिन यहाँ पे तो हम चार्ज बॉडी को करीब लेके आए हैं तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो ये देखें पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर जुड़ गए। अब क्या होगा, फिर पॉजिटिव तो नेगेटिव को करेंगे अट्रैक्ट, लेकिन ये जो पॉजिटिव है
इनको यहाँ से हटाना है। कैसे हटाएंगे कि हम यहाँ से एक वायर कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड कर दिया, ठीक है ना, अर्थ कनेक्शन, सही। तो जैसे हम ग्राउंड करेंगे तो ये जो पॉजिटिव है ये जाके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज, समझ गए ना। तो यहां पे ये जो पॉजिटिव थे ये सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो गए। अब आप क्या करें थर्ड डायग्राम में, क्योंकि सेकंड डायग्राम में तो सिर्फ आपने कनेक्शन किया है, ठीक है ना, ग्राउंड किया है, अर्थ कनेक्शन किया, पॉजिटिव यहां पे जाके न्यूट्रलाइज हो गए। अब आप थर्ड डायग्राम में इस कनेक्शन को हटा दें, अब इसका कोई काम नहीं है, जो काम हमने करवाना था वो हो गया है। अब इस अर्थ कनेक्शन को यहां से रिमूव कर दें, तो पीछे देखें ये पॉजिटिव भी हट गए, अर्थ कनेक्शन भी रिमूव हो गया। अब यहां पे देखें नेगेटिव बच गए, और ये कनेक्टर वही चार्ज बॉडी। अब आप फोर्थ डायग्राम के अंदर इसको भी रिमूव कर दें, यानी कि इसको भी पीछे लेके आए। अब ये जो फाइनली आपको पास बॉडी आएगा ये क्या होगा, चार्ज शुदा होगा, इसके ऊपर चार्ज आ चुका होगा। तो इस तरह देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के जरिए भी हम एक बॉडी पे चार्ज लेके आए हैं। पहला प्रोसेस करीब लेके गए, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहां पे आपके पास चार्ज की वैल्यू इस टाइम क्या है, 0, ठीक। अच्छा, जब इसको करीब लेके आए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अर्थ के साथ इसका कनेक्शन किया, तो फिर चार्ज इस पे आ गया नेगेटिव। फिर थर्ड डायग्राम में इस कनेक्शन को रिमूव कर दें, हटा दें, अभी भी इस पे चार्ज क्या आ चुका है, नेगेटिव। अब थर्ड डायग्राम में उसको हटाने के बाद इसको अब हटा लें, यानी कि चार्ज बॉडी को भी पीछे ले आए, इसको भी हटा दें, तो फाइनली आपके पास ये जो बॉडी होगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब बॉडी पे चार्ज आ चुका है। तो देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के जरिए बॉडी पे चार्ज लेके आए, ये दूसरा मेथड था। तीसरा है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज, कि दो बॉडीज को बिल्कुल आप करीब लेके आए, कांटेक्ट में लेके आए, तब बॉडी पे चार्ज आ जाएगा। तो सपोज करें डियर स्टूडेंट्स, बस जी अभी एंड होने वाला, टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, चीज़ें आराम से हम लेके चलेंगे तो आपको समझ आएगी, ठीक है। आप भी कोशिश करें कि पूरी वीडियो देखा करें, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके भाग जाएं, फिर कुछ नहीं समझ आएगा, बाद में मसला बनता है फिर आपका एनी टेस्ट में, फिर आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि पता नहीं MCQ कहाँ से आ रहे हैं, यहीं से तो आते हैं, चीज़ें आप समझते नहीं हैं। सपोज करें जी ये बॉडी A है और ये बॉडी B है, ये बॉडी सपोज करें आपके पास चार्ज बॉडी है और ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी। अब जब चार्ज बॉडी को आप न्यूट्रल बॉडी के बिल्कुल करीब लेके जाएंगे, ये वही A और ये B, जब चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके जाएंगे, कांटेक्ट में लेके आएंगे, यहां देख लें गौर से, तो फिर यहां से चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। तो इस बॉडी से इस बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर होने लग जाएगा। अब भाई चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, कब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, तो जहन में बिठा ले, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा, यानी कि चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक के दोनों बॉडीज के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाता, या कह लें कि दोनों पे चार्ज इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, दोनों बॉडीज पे पोटेंशियल सेम रहेगा, तब आपके पास चार्ज मजीद अपना ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाता, या पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं हो जाता, पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। तो फिर यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला कि फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ बॉडीज, कि जो फ्लो ऑफ चार्ज का ट्रांसफर होना है ये डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, दोनों बॉडीज के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अब एक छोटा सा MCQ इसी कॉन्सेप्ट से आपको और क्लियर हो जाएगा। सपोज करते हैं, यानी कि अब ये तो ट्रांसफर हो गया, अब वो अगर आपसे कह दे कि इस बॉडी पे सपोज करें चार्ज है 2 और इस पे कितना है -4, अब बताओ कि जब आप इसको कांटेक्ट में लेके आएंगे तो नेट चार्ज क्या होगा, ये आपसे MCQ में पूछ सकता है। तो जब आप इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आएंगे तो फिर होगा क्या, ये -4 ये 2, तो -4 इस 2 वाले को कैंसिल कर देगा, -2 + 2 से कैंसिल, पीछे बचेगा -2, तो -2 इस पे थोड़ी रहेगा, वो तो यहाँ पे -1 भेजेगा, तो -1 इस पे, -1 इस पे बचेगा, तो ये रहेगा नेट चार्ज। अब इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला भी है, वो भी आप याद रख लें, वो है Q1 + Q2 डिवाइड बाय 2। जैसे एवरेज लेते हैं, दो चार्ज बॉडीज है ना, दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड कर दें। अब देखें Q1 कितना था 2 प्लस इंटू Q2 कितना है -4 डिवाइड बाय 2, तो प्लस माइनस माइनस
माइनस का 2 बचेगा ना, देखे ना, 2 माइनस का 4, तो माइनस का 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 से कैंसिल, तो माइनस का 1, तो नेट चार्ज क्या रहेगा, माइनस का 1। तो इस तरह आप नेट चार्ज को भी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला याद रख सकते हैं। लो जी, ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के लेक्चर नंबर 1 की डिस्कशन। हर एक चीज़ आपको आसान से आसान और बड़ी डिटेल में समझाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।